सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं प्रत्यक्षा जी द्वारा रचित कहानी मछली मार। मैंने धूप से बचने के लिए टोपी आंखों पर आगे कर ली थी। कोई टिटहरी रह रहकर दरख्तों के बीच कहीं गुम बोल उठती थी। डीजे चित लेटा सो गया था। मैंने उसकी 16 हैट उसके चेहरे पर टिका दी। बंसी को बाजरे के पटरे पर टिकाकर मैं भी शांत टिक कर बैठ गया। धूप की गर्मी, शांत नीरव जल, हल्के हल्के पोखर के थपेड़ों पर हिलता बाजरा मेरी आत्मा शरीर से निकल गई थी। उस ड्रैगन फ्लाई की तरह जो पानी पर तैरते पत्तों और कीड़ों मकोड़ों के ऊपर अनवरत उड़ रही थी। हम हमेशा की तरह पोखरे के उस भाग पर थे जहां से किनारे का विशाल पेड़ अपने छतनार शाखों और पत्तों के सहारे पानी की सतह को चूमता था। रह रहकर पत्तों का एक एक करके नीचे गिरना, कुछ ही देर में डीजे का बदन उन झड़ती पत्तियों से ढक जाएगा और मैं इस संसार में निपट अकेला, हमेशा का निपट अकेला। मैंने कोशिश की कि डीजे को उठा दूं। इसी अकेलेपन से तो भाग रहा था। डॉक्टर सर्राफ ने कहा था, कहीं घूम आइए, अपने को समय दीजिए, गो फिशिंग। और मैं यहाँ सारी दुनिया से दूर इस सोए हुए डीजे के साथ मछली मार रहा था। हमें सप्ताह भर हुआ था। रोज सुबह हम बंसी और छोटी बाल्टी में चारा लिए हुए निकल पड़ते। रात की सूखी रोटी, मुरब्बे और तली हुई मछली लेकर हम बाजरे पर सारा दिन बिताते, बिना बोले, बिना बतियाए। आइस बकेट में पेप्सी और कोला के कैन भी थे, कभी कभी बियर की कैन भी। हम पीते रहते, लहसुन और हरी मिर्च के मसाले में तली मछली पुदीने की चटनी के साथ खाते रहते। लच्छेदार प्याज और हरी मिर्च की झांस हमारी आंखों में पानी ला देती। फिर बियर की ठंडी कटार अपनी अलग झांस छाती पर सुपर इम्पोज कर देती। बंसी पानी में डालकर हम निश्चिंत बैठ जाते। छोटी छोटी अंगुल भर मछलियां कभी हमारी बंसी में फंस जाती तो उसी निरावेग से हम उन्हें वापस तालाब में डाल देते। ये हमारी थेरापी थी। मछलियां पकड़ना, फिर वापस उन्हें पानी में छोड़ देना। शाम को बूढ़ी हंसती, मुंह फेर कर विद्रूप से, एक ढंग की मछली भी नहीं। हमारे बूढ़े को देखते, जवानी में कैसे बड़ी बड़ी मछली मार लाता था। एक बार 10 किलो की रोहू, बूढ़ी का मुंह चटपटा जाता, मुंह से लार निकल जाती। जमाना बीता इस पोखर की रोहू खाए हुए। क्या स्वाद! सरसों के मसाले में तली मछली, फिर पतला सरसों का झोर, नींबू और धनिया पत्ता मारा हुआ, साथ में बासमती भात, चावल का हर दाना सरसों के खट्टे झोर के साथ। उंगलियां बेचैन स्मृति में छटपटा जाती। बूढ़ी का एकालाप चलता रहता। अब बूढ़ा कमजोर हुआ, ठीक से चल भी नहीं पाता, पर जीभ अब भी चटपटाती है। बाजार की मछली का कहाँ ऐसा स्वाद। बूढ़ी सांस भरती, फिर झुकी पीठ को समेटते बटोरते साग रोटी बनाकर रख जाती। मैं बंसी पानी में डालता, एक टक पानी में हिलती तरंग को देखता, पर रैना का चेहरा मुझे कभी नहीं दिखता। यही तो मैं चाहता था कि रैना का चेहरा मुझे कभी ना दिखे। आज आइस बकेट का बर्फ पिघल गया था, न जाने क्यों। बियर का हर घूंट सुसुम था, जीभ पर एक भोतर स्वाद। मुंह में खूब घुमा फिराकर पी रहा था जैसे कोई वाइन टेस्टर। डीजे आज दूसरे छोर पर था। हमने अपनी सरहदें साफ खींची थी। उसमें कोई दुराव नहीं, कोई बनावट नहीं था, कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं थी। डीजे से मैं सर्राफ के क्लिनिक में पहली बार मिला था। डीजे यानी देवेन जाजू, गोरा, लंबा, कनपटी पर लंबे बाल, जरा सी ज्यादा नुकीली नाक, जरा से ज्यादा पतले होंठ, खूबसूरत होने से इंच भर की दूरी पर। क्लिनिक में मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। बस बैठे बैठे लगा कि आज नहीं, किसी और दिन। डीजे हाँफता हुआ अंदर आया था। रिसेप्शनिस्ट से बहस कर रहा था तुरंत डॉक्टर से मिलने की। बड़ी अजीब बेचैन आवाज थी उसकी।
जैसे समंदर के विशाल थपेड़े को टूटने से संभाला हुआ हो। मैं उठ खड़ा हुआ था। ही कैन अवेल माई टाइम। मैं बाहर आ गया था, सिगरेट जलाई थी, फिर बहुत देर गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील पकड़े जड़ बैठा रहा था। सिगरेट की जलती नोक भुरभुरे राख में तब्दील हो गई थी। तब रैना को गए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। मेरे अंदर एक रेतीला तूफान हर हराता था। आंखों में रेत, मुंह में रेत, मुट्ठियों से जीवन अचानक किसी हावर ग्लास की तेजी से, या यूं कहें कि सुस्ती से चूक गया था। तब शुरुआत के दिन थे। हम अपना दुख एक दूसरे से छिपाते चलते थे। हमने अपने अपने शोक स्थल चुन लिए थे। रैना बाहर फूलों पौधों की निराई करते वक्त आंसुओं से उन्हें सींचा करती थी। मैं बाथरूम में। फिर रैना कमजोर होती चली गई थी। हमने अपने जगह बदल दिए थे। रैना बाथरूम में रोती और मैं बाहर दरवाजे पर टिककर। फिर वो बाहर निकलती तो चेहरा धुला धुला लगता। मुझे एक गीली मुस्कान देती और बिस्तर पर निढाल पड़ जाती। हम इस दुख के चारों ओर पैंतरे बांधे शिकारियों के चौकन्नेपन से घेर बांधते। इन दिनों उसका चेहरा पीला, कमजोर और नाजुक सा हो गया था। सारे नक्श और तीखे, कोमल और सुबुक। उसकी बाहों पर नीली नसों की धारियां फैल गई थीं। मैं घंटों निशब्द उन्हें सहलाता रहता। माँ आना चाहती थी, मैंने मना कर दिया था। अभी नहीं, जब जरूरत होगी मैं खुद बोलूंगा। इन अंतिम दिनों को किसी के संग बांटना नहीं चाहता था। रैना कोशिश करती कि मेरे सामने खूब खुश दिखे। मैं भी तो यही कोशिश करता था। हम उल्टी सीधी बेसिर पैर की बातें करते जिनका कोई और छोर ना होता। हमारे जीवन में ही कोई और छोर बाकी नहीं था। हम भविष्य की बातें कर नहीं सकते थे, यहाँ तक कि वर्तमान की बातें भी नहीं कर सकते थे। बस ले देकर पुरानी स्मृतियां थीं जिनके भरोसे हमारी बातों का सिलसिला टूटता बिखरता था। कभी ये सोचकर मेरी सांस थम जाती कि इन स्मृतियों का भार भी मुझे रैना के बाद अकेले संजोना है। कोई नहीं होगा जिसके साथ मैं अपने दुख और अपने सुख को बराबरी से साझा कर पाऊंगा। उस रात मेरी नींद खुली थी। रैना किसी गर्भस्थ शिशु की भांति पैर छाती में समेटे सुबक कर रो रही थी। उस अबोले पैक्ट के अंतर्गत जिसमें हम एक दूसरे के सामने रैना के निश्चित जाने के बारे में नहीं बोलते थे। मैं दम साधे चुप पड़ा रहा। कितनी देर पड़ा रहा। मेरा शरीर अकड़ गया, मेरी नसें तन गईं। और जब ये लगने लगा कि ऐसे ही काठ की भांति मैं युगों युगों तक पड़ा रहूंगा, मेरे अंदर, उस काठ शरीर के अंदर, कोई आदिम रुलाई उमड़ने लगी थी। उस आवेग ने तेजी पकड़ी और पहाड़ी नदी में डूब जाने का भय, उस होश के कगार पर से क्रंदन के निर्मम संसार में औचक गिरते जाने का भय अचानक समाप्त हो गया। मैं मुड़ा, रैना को बाहों में खींचकर समेट लिया। आज हमारा शरीर एक नए नृत्य में रत था। ये शोक नृत्य था। इस मेरे संसार के खत्म होने का आयोजन था, उत्सव था। हमारा शरीर एक लय में रो रहा था। किसी कबीलाई मृत्यु नृत्य का आदिम विलाप। बियर के अंतिम घूंट भरकर मैं सीधा बैठ गया था। आज कैन नहीं, बोतल था। किंगफिशर के लेबल पर बहुत देर तक उंगली फिराता रहा। मन हुआ कोई चिट्ठी लिखकर उस बोतल में बंद कर तैरा दूं इस हरे पानी में। किसी छेद से, किसी जादू से मेरा ये खत उस दुनिया में पहुंच जाए, बस पहुंच जाए। मैं स्थिर बैठा रहा, निस्पंद, निश्चल। मेरी हथेलियां बंसी को पकड़े शिथिल हो रही थी। मेरा हाथ मुझे नहीं कहता था कि ये मेरा है, मैं ये सिर्फ महसूसता था। मेरा शरीर मेरा नहीं था, मेरी सांस मेरी नहीं थी, न मेरी धड़कन। फिर भी मैं महसूस करता था कि ये सब मेरा है, ये सब मैं हूं। मैं जो था, तत्वम असि। विचार मेरे मन में आते थे। वे मेरे थे, ऐसा वे नहीं कहते, पर ऐसा है ये मैं विश्वास करता, और यह भी मेरी ही सोच थी। ये मैं कहाँ से आता था? मैं कौन था? कौन? और इसे जानने के लिए मेरा ये जानना बहुत जरूरी था कि मैं क्या नहीं था। मैं अपने शरीर को महसूस करता था अपनी इंद्रियों से। मैं अपने विचारों को महसूस करता था अपनी इंद्रियों से।
मैं ही दृश्य था और मैं ही दृष्टा था। सच्चित आनंद। छाती का बोझ अचानक हल्का हो गया जैसे। होश सतह पर आना ही चाहता था। इस उमगते हुए भाव को सहेजते हुए डीजे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें अब भी उदास थीं, ठहरी हुई। कोई जवाबी मुस्कुराहट का जिम्मा उसने नहीं लिया। डीजे की कहानी मुझे नहीं पता थी। जब डॉक्टर सर्राफ ने कहा था गो फिशिंग, तब ऐसे ही बिना वजह डीजे का ख्याल आया था। हमारे अपॉइंटमेंट्स एक के बाद एक होते और आते जाते हम मिल लेते। क्लिनिक के कैंटीन में कभी अकेलेपन से डरे हम दोनों ने साथ साथ कॉफी पीकर वापस घर जाने के लिए समय को टाला था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि हम दोनों अपने यथार्थ को संभाल न सकने की स्थिति में साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट ले रहे थे। दो छिन्न भिन्न पुरुष, और अब इस दूर दराज इलाके में, इस फार्म हाउस में हम दो थे और बूढ़ा और बुढ़िया यहाँ के केयरटेकर्स। रात अपने कमरे में लेटे बाहर खिड़की से तारों को देखते रैना का ख्याल आता रहा। धीरे धीरे उसकी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। कीमोथेरेपी की वजह से बाल गिर गए थे। हमेशा सिर पर पीला स्कार्फ। उसके चेहरे का पीलापन और बढ़ जाता। मैं जतन से हर सुबह उसके माथे पर एक लाल टीका लगा देता। रात कई बार उसे बाहों में समेटे मैं बाहर बरामदे पर बैंत की कुर्सी पर बैठा रहता। हर पल का हिसाब। जितना मैं थामने की कोशिश करता, वो उतनी ही तेजी से फिसलती जा रही थी। मेरे सामने उसका बदन सिमटता जा रहा था। बच्चा जैसे कब बड़ा हो जाता है, हर दिन हर पल देखते रहने के बावजूद पता नहीं चलता, वैसे ही रहना मेरे सामने हर पल खत्म हो जा रही थी, चुक रही थी। शुरू में उसका डर, उसकी जीजीविषा अपने पूरे संवेग से धड़कती थी। रात रात भर मेरी हथेलियों को जकड़कर सोती थी। मुझे बहुत डर लगता है। उसकी घबराहट मुझे अपनी उंगलियों से लगातार छूती थी, एक ठंडी सी हिरन। फिर उसके चेहरे पर मजबूती आती गई। उसी अनुपात में मेरी बेचैनी, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। कभी कभी बचपन का खो जाने का, बिछड़ जाने का डर रात मुझे आतंकित कर जाता। डर और साहस का चूहे बिल्ली का खेल चलता रहता। फिर एक दिन बस ऐसे ही सब खत्म हो गया। मैं देखता ही रह गया। बदहवास पागलपन। घर में भीड़ जुट गई थी। रस्म रिवाजों का आयोजन था, मृत्यु का आयोजन। मैं सकते में था। उड़ जाएगा हंस अकेला। फिर भीड़ छटी। माँ रुकना चाहती थी, पर मैंने उन्हें जबरदस्ती भेजा। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। उनका कातर चेहरा देखकर जोड़ा था। जरूरत होगी तो आपको ही कहूँगा। अभी ठीक हूँ। पर ठीक कहाँ था? माया, रैना की दोस्त, आती रही। फिर उसकी ईजेल और पेंट्स आए। फिर एक दो कपड़े। पहले दिन भर, फिर कभी कभार रात को भी। माँ का कभी रात को फोन आया तो माया ने उठाया। माँ सशंकित। फिर गाहे बगाहे टटोलनी किसी सतर्कता से अचक्के देर सवेर फोन। ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। फिर आवाज में कहीं की छिपी पीड़ा का आभास। माया रात को रुकती मेरी विनती पर। मुझे अकेलेपन से डर लगता था, बेतरह डर। माया कॉफी पीती, सिगरेट पर सिगरेट फूंकती, रात भर पेंट करती। उसकी उंगलियां निकोटीन और पेंट से पीली पड़ी रहती। मैं एक कोने में कुशन पर बैठा उसे देखता रहता। रहना कहीं इस कमरे से उस कमरे तक विचरती रहती। मेरा संयम एक पतली डोर सा तना था। उस रात जब माँ ने फोन किया, मेरी आवाज में फुसफुसाहट थी। माँ, तुम आ जाओ। मैं पैर सिकोड़े बिस्तर पर चुपचाप पड़ा रहता। माया तंग तंग। माँ आई तो माया जैसे जेल से छूटी। फिर मैं और माँ। और तब शुरू हुआ डॉक्टर सर्राफ के सेशंस का सिलसिला। हफ्ता बीता, 10 दिन, फिर 15 दिन। हमारी दिनचर्या सद गई थी। बजरे में लेटे लेटे मैं ठुमरी सुनता। कैसे मैं आऊं सखी पिया की नगरिया, जन बोले रे बोले बोले रे बोले रे झांझरिया।
कैसे जाऊं मैं पी के नगरिया। इस नश्वर संसार की झांझर मेरे पैर की सांकल बन रही थी। अब भी मेरी आंखें भर आती। हमने पेप्सी और कोला खत्म कर दिया था और अब आरसी और पीटर स्कॉच पर ग्रेजुएट कर चले थे। हल्के से नशे में हम हर वक्त टुन्न रहते। सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि अब मैं सोने लगा था, एक भरपूर नींद। सुबह उठता तो वही ख्याल फिर हावी हो जाता, पर बजरे पर मेरी आत्मा शांत हो जाती। मेरा मन कभी बचपन की गर्म दोपहरियों में भीग जाता। जेब में कंचों की भरमार, उंगली से बनाई मिट्टी की गोल गुपची में कंचे का निशान से गिर जाने का आह्लाद मुस्कुराहट ला देता। मन बचपन की ओर खूब भागता। पुरानी बिसरी बातें खूब याद आती। डीजे चुपचाप लेटा किताबें पढ़ता रहता, अध्यात्म की किताबें। लाइफ ऑफ रमन महर्षि, कोलो की अल्केमिस्ट, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। मैं मछली मारता, सचमुच मछली मारता। उन छोटी छोटी मछलियों को बाल्टी में डालकर खुश होता। सांझ ढले फिर वापस उन्हें पोखर में डालकर घर चला आता। एक तंद्रा छा रही थी। उस रात रैना सपने में दिखी थी, हंसती खिलखिलाती, बीमारी के पहले वाली रैना। सुबह उठा तो मन बहुत शांत था। डीजे ने कहा, आज रात को बजरे पर चलते हैं। मैंने तय कर लिया था कि अब लौट जाना है। मुश्किलें अब भी थीं, पर अब मेरे नियंत्रण में थी। ऐसा मुझे लगता था और अपने इस नए नियंत्रण को मैं जांचना चाहता था। मैं अब लौटने को तैयार था। उस रात डीजे ने अवसर के अनुरूप ग्लेनफिडिक की बोतल साथ ले ली थी। खाने के लिए रोटी और सिर्फ चटनी थी। बूढ़ी की तबीयत गड़बड़ थी और रोटी पक गई थी, यही काफी था। चांदनी रात थी और हम ग्लेनफिडिक खोले हुए बैठे थे। घूंट घूंट चांदनी हम पी रहे थे। मेरा मन अरसे के बाद शांत था। आज मैं चुप था, आज मैं हल्का था। डीजे ने बोतल मेरी ओर बढ़ाई। उसकी कलाइयों पर निशान मैंने पहली बार गौर किया। मेरी नजर टिक गई थी। हमने लगभग 1 महीना साथ बिताया था और आज भी मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। उसने अपनी दोनों कलाइयां मेरे सामने कर दी। ये मेरे दोनों बच्चों के जाने के निशान हैं। उसकी आवाज़ धीमी थी। अमृत बच्चों को लेकर अलग हो गई थी, मुझे मिलने भी नहीं देती थी। उस दिन मैं ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गया था। अमृत बाहर थी। बच्चे मुझे देखकर किलक गए थे। मैं इन्हें ले जाता हूँ कहकर मैं उन्हें गोद में उठाए ले चला। पीछे पीछे अमृत के पिता उसकी आया रोकते चिल्लाते। जब तक आते मैं गाड़ी लेकर निकल पड़ा था। रास्ते में ही एक्सीडेंट। गार्गी मेरी गुड़िया वहीं पर और शिवेन मेरा लाडला 2 दिन बाद अस्पताल में। फिर अमृत का पागलपन। तुमने मेरे बच्चों को मार डाला। रात बिरात घर पर आ जाती, घंटी बजाती बजाती ही रहती। पड़ोसी उठ जाते, वक्त बेवक्त फ़ोन करती, चीखती चिल्लाती। मैं खुद अस्पताल से कमज़ोर लौटा था, उस पर मेरे बच्चों का दुख। उस रात घर अंदर आ गई थी। पहले की कोई चाबी रही होगी। छाती पर चढ़कर गला दबाने लगी। लड़ाई गुत्थम गुत्था। भाई आ गया उसका। पुलिस बुला लाया कि अब बहन की जान को खतरा है। बस फिर एक दिन परेशान होकर नसें काट लीं दोनों कलाइयों की, पर खून ज्यादा नहीं बहा, बच गया। डीजे मुस्कुरा रहा था, एक अजीब सी बेचैन मुस्कुराहट, हथेलियों में कैद तड़फड़ाते परिंदे की तरह। उसके चेहरे पर दिन भर की दाढ़ी बढ़ गई थी। उसका चेहरा पहली बार मुझे खूबसूरत लगा था। रात के अंधेरे में उसके चेहरे का नुकीलापन कहीं खो गया था। हमने ग्लेनफिडिक की बोतल का अंतिम पैक बनाया। अंधेरे में एक बार फिर गिलास उठाकर बिना बोले चीयर्स किया और मुस्कुरा उठे। इस बार उसकी मुस्कुराहट कुछ संभली हुई थी। आज एक कम से कम 3 किलो का रोहू फंसा ही लें, बुढ़िया भी कुछ सोचेगी। डीजे हंस पड़ा था। मैं चौंक गया था। शायद मैंने पहली बार उसे हंसते सुना था। मैंने भी जवाबी हंसी हंसी थी। हमने एक साथ गिलास खत्म किया। शराब के अंतिम घूंट को अंतिम बूंद तक पिया। नसों से होकर दिमाग तक एक सुकून तारी हो गया।
मैंने पूरी एकाग्रता से बंसी में चारा फंसाया और फिर ध्यान देकर उसे पानी में फेंका। किसी जंगली फूल की महक से हवा बोझिल थी। पानी में कोई कीड़ा अचानक अपना राग टिट 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 गाने लगा था। हल्की हवा में पत्तियां सरसरा रही थी। मेरी उंगलियां शांत शिथिल पड़ गई थी। मैंने मुड़कर देखा। डीजे हल्के खर्राटे लेने लगा था। उसका मुंह खुला था। मेरी इच्छा हुई कि उसकी कलाइयों के निशान को एक बार सहलाऊं, उसे छाती से गले से एक बार लगाकर मेरे भाई मेरे यार बोलूं। मेरी इच्छा हुई कि एक बार मैं उस बूढ़े की तरह एक 10 किलो की रोहू मछली पकड़ूं और एक बार, सिर्फ एक बार बूढ़ी का पकाया इस पोखर की मछली सरसों के हर हर रस्से में नींबू और धनिया पत्ती के सुगंध से सराबोर बासमती चावल में उंगलियों से ये चावल के महीन दानों को सानने का सुख लूं और फिर भर ग्रास मुंह में स्वाद भी ले लूं। मेरी जीभ चटपटा गई, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैंने बस बंसी को एक बार पानी से निकाला और एकाग्रता से पानी में देखते रहने के बाद पूरे विश्वास से दोबारा बंसी को पानी में डाल दिया। आज मुझे कम से कम एक 3 किलो की रोहू मछली फंसानी ही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।